मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी के वर्तिका पाठ से आप पाठ 1 भाषा और व्याकरण से अपना पाठ शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक अपने सामने रखिए और टेक्स्ट बुक भी अपने सामने रखिए। तो हमारा पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। देखिए, हिंदी को पढ़ने से पहले आपको भाषा का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के, सिंपल शब्दों में, आप किसी भी चीज को करने के पूर्व हमें उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना ज्ञान के कोई भी चीज नहीं की जा सकती। उसी प्रकार, और आप तो जानते ही हैं कि किसी भी चीज को हम शुरू कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं और या हो चुका है, तो वह पूरी तरह से हमारे द्वारा सोची समझी या की गई गतिविधियों का ही परिणाम होता है। तो उसी प्रकार हमें हिंदी को पढ़ने से पहले हमें ग्रामर का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हमारे पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। सर्वप्रथम भाषा का अर्थ। भाषा भाषा एक ऐसा माध्यम है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा का अर्थ है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। लाइक हमारे मन में जो भी चीजें चल रही है हमको दूसरे को बताना है, तो हमें किसी न किसी तरीके से उसके तक पहुंचाना है। लाइक हमें भूख लगी, ठीक है, हमें भूख लग रही है, तो हमको भूख लगने के लिए अब मम्मी को बताना पड़ेगा, मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो उसी प्रकार जो भाषा होता है वो हमारे संदेश को, हमारे विचार को या हमारे जो अंदर चल रही जो भी भावनाएं हैं उसे व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं, सिंपल शब्दों में। तो अगर हम अपनी कॉपी में लिखते हैं या फिर हमें थोड़ा सा अच्छे सुंदर शब्दों में अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को या मन के भावों को आदान प्रदान करने के लिए अन्य लोगों के साथ करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको भाषा का मतलब समझ में आ गया कि भाषा अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना या व्यक्त करने की प्रक्रिया है, या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा है। भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब देखिए, जैसा कि लिखा गया मौखिक, यह उसके नाम से ही प्राप्त हो रहा है कि मौखिक अर्थात अपने मन में सोची गई गतिविधियां, अपने मन में जो हम सोच रहे हैं वो मौखिक कहलाती है। लिखित हम जिसे लिखकर बताते हैं वह होता है लिखित भाषा। और सांकेतिक जिसमें हम किसी संकेत के माध्यम से, अर्थात कोई गूंगा व्यक्ति होता है तो वह किसी संकेत के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, वो होता है सांकेतिक भाषा। तो देखिए, लिखित भाषा का अर्थ होता है जब मनुष्य अपने मन के भाव को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह कहलाता है मौखिक भाषा। आगे समझ, मौखिक भाषा का अर्थ होता है जब मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। व्यक्ति अपने मन के भाव को बोलकर या कहकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह कहलाता है मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों को लिखकर या पत्र व्यवहार के द्वारा किसी उत्कृष्ट शब्दों की रचना द्वारा दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है तो वह कहलाती है लिखित भाषा। और आखिरी में होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है कि जब हम किसी संकेत के माध्यम से, है ना, संकेत के माध्यम से, जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति है वह संकेत करता है कि वह ऐसा दिखाकर या फिर उसका प्रारूप बनाकर, जैसे कि हम किसी को बोले तो इसका अर्थ होता है कि वह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है जब मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह कहलाता है सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा का अर्थ होता है भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह भाषा कहलाता है। और भाषा के 3 रूप होते हैं, और मौखिक भाषा, लिखित भाषा एवं सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा होता है जब व्यक्ति अपने मन के भाव को एवं विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह कहलाता है मौखिक भाषा। और व्यक्ति अपने मन के भाव एवं विचारों को लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह कहलाता है लिखित भाषा। एवं सांकेतिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन एवं विचार के भाव को किसी संकेत के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह कहलाता है सांकेतिक भाषा।
अब देखिए, आपको भाषा का अर्थ पता लग गया और भाषा के प्रकार भी पता लग गया। अब होता है एक लिपि। ये एक छोटा सा शब्द होता है लिपि। आपको यह पता होना चाहिए कि लिपि का अर्थ क्या होता है। जब हम अपनी भाषा को या हम जो बोलना चाह रहे हैं, जब हम उसे लिखने के लिए हम किसी संकेत या भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने के लिए एक निर्धारित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वह चिन्ह वर्ण कहलाता है। ठीक है, अगर आप अपनी भाषा को देखिए, सिंपल शब्दों में हम कहते हैं कि भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनियों को प्रकट करने हेतु चिन्हों को निर्धारित किया गया है। यानी कि भाषा को बोलने के लिए और समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। वह सारे चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और इन चिन्हों या वर्णों के समूह को लिपि कहा जाता है। तो देखिए, अपनी भाषा को, जैसे ये सांकेतिक हो गई, लिखित हो गई या मौखिक, जो भी भाषा है, इसको समझाने के लिए एक क्रमबद्ध तरीका होता है। उस तरीके में छोटे छोटे वर्ण होते हैं। इन वर्णों के पूरे समूह को लिपि कहा जाता है। व्यवस्थित समूह को लिपि कहा जाता है। ये तो हो गया हमारा भाषा समझ में आ गया। आपको लिपि भी समझ में आ गया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को लिपि कहा जाता है। कि वर्ण को व्यवस्थित ढंग से एक प्रारूप प्रदान किया जाता है, तो वह लिपि कहलाती है। और अपनी भाषा एवं चिन्हों को प्रकट करने के लिए जो माध्यम का प्रयोग होता है, हम उसे भी लिपि कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि व्याकरण। आगे देखते हैं हम व्याकरण। आपको भाषा समझ में आ गया। अब हम व्याकरण करते हैं। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। मैंने पहले ही कहा था कि आपको किसी हिंदी को पढ़ने से पूर्व व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार व्याकरण के ज्ञान के बिना आप भाषा को नहीं बना सकते या भाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा रूप विचार। अब देखिए, वर्ण विचार का अर्थ होता है प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बना होता है। जो भी शब्द होते हैं वो कई वर्णों से मिलकर बने होते हैं। वर्ण के विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है शब्द विचार। प्रत्येक शब्द का भाषा भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती है अथवा विभिन्न स्रोतों शब्दों की अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती है। तीसरा होता है वाक्य विचार। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। सिंपल शब्दों में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। और चौथा होता है रूप विचार। रूप विचार का अर्थ होता है कि प्रत्येक शब्द की अपनी ही स्वतंत्रता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। चलिए, अब सिंपल शब्दों में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। भाषा से क्या तात्पर्य है? तो आपको पता है कि व्यक्ति अपने विचारों को या मन के भाव को प्रकट करने के लिए जिस भाव को प्रकट करने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है लिपि किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि अपने भाषा को व्यक्त करने के लिए भाषा या फिर अपनी जो भी मौखिक, लिखित या सांकेतिक भाषा है उसे प्रकट करने के लिए कुछ वर्ण होते हैं। उन वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तीसरा एक छोटा सा क्वेश्चन था राजभाषा। आप सभी लोग जानते हैं कि राजभाषा क्या होता है। जैसे कि हमारे भारत की राज्य भाषा, हमारी राजभाषा क्या होती है? जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तब उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, हिंदी को भी भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार भाषा और व्याकरण का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके आगे हम अगले वीडियोस में आपको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पूर्ण ज्ञान को अब तक हो गया होगा कि भाषा और व्याकरण क्या होता है। तो हम अगले वीडियोस में मिलते हैं।
वर्ण विचार के साथ।